गेट्स बनने की हाँ, गेट्स बनने। गेट्स व अन्य, इसकी परिभाषाएं सारी मोस्ट होती हैं। गेट्स बनने की परिभाषाएं जितनी भी है सब रट लेना। अन्य का मतलब होता है इसके जो साथ थे, इन्होंने क्या दिया था तो लिख लो, प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा। प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये तो बता दिया था आपको प्रशिक्षण के द्वारा, है ना। ये कहता है कि जब भी आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा वो कहां से आएगा, प्रशिक्षण लेके आओगे और आप उसका क्या करोगे, अनुभव। एक और लिख लो, क्रो एंड करो की। ज्ञान, आदत व अभिवृद्धि के कारण। ज्ञान, आदत व अभिवृद्धि के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अधिगम कहलाता है। क्या बताता है क्रो एंड करो कि आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो कहां से होगा, ज्ञान। किससे, ज्ञान का मतलब जानते हो, किसी चीज को अपन ने जान लिया, समझ लिया। आपको बाइक चलानी सीखी तो पहले बाइक का क्या लिया था, ज्ञान लिया था, उसके बारे में जाना था। जिस चीज का आपको ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान होने से आपके व्यवहार में क्या होगा, उस चीज को आप धीरे धीरे क्या बना लोगे, अपनी आदत बना लोगे। और अभिवृद्धि का मतलब होता है वो चीजें अपन धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो उसके कारण आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। एक और परिभाषा लिख लो, पील की, पील के अनुसार। देखो, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है, जो कहां से आएगा, तो लिखो जो वातावरण के अनुसरण से आता है। वातावरण के अनुसरण से। किसके अनुसरण से, वातावरण जानो, वातावरण होता है क्या है? क्या परिभाषा होती है वातावरण की, चारों ओर फैले आवरण को पर्यावरण कहते हैं, वातावरण कहते हैं। अरे यार, तुम्हें कई बार यार नहीं लगता कि यार हम क्या हैं, क्यों आए इस धरती पे, हैं? देखा कभी शीशे में अपने आप को, रोज देखते हो फिर भी शर्म नहीं आती, हैं? फिर करें भी क्या, तो करें, हैं?
क्या होता है वातावरण? बताओ, वातावरण की परिभाषा बताओ। है? बताओ वातावरण की परिभाषा बताओ। सुना ने आज तक पढ़ा है वातावरण ये होता है, वातावरण वो होता है, वातावरण ने ये कर दिया, वातावरण है ना? क्या होता है वातावरण? किसने पढ़ाई ये परिभाषा? हमारे चारों तरफ से फैला हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण और वातावरण एक ही होता है ना? किसने पढ़ाई ये परिभाषा? गुरु जी ने? है या कोई किताब में पढ़ी थी? जिसके साथ रह रहे हो वो क्या है? अच्छे के साथ रह रहे हो, बुरे के साथ रह रहे हो? लिखो, वातावरण के अनुसरण से क्या आती है? व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम जो कहां से आएगा? वातावरण से। वातावरण होता है हमारे चारों तरफ जो भौतिक, कौन से? भौतिक जैविक परिवेश फैला हुआ है। कौन सा परिवेश? भौतिक विजय, जो अपने ऊपर प्रभाव डालता है। क्या डालता है? प्रभाव डालता है तो वो वातावरण है, प्रभाव नहीं डालता तो वो वातावरण नहीं है। जैविक भौतिक का मतलब सर्दी क्या है? भौतिक है कि नहीं है? अब सर्दी में आप स्वेटर पहनने के लिए मजबूर हो तो वो आपके लिए वातावरण है। अगर वो प्रभाव नहीं छोड़ पा रही तो वो आपके लिए वातावरण है क्या? नहीं है। जैविक का मतलब होता है आपके चारों तरफ ये जीव जो फैले हुए हैं, या आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके गुरुजी, ये अगर आपका प्रभाव आप पे छोड़ दें। एक दोस्त के साथ रह के वो दारू पीता था, आपने दारू पीनी सीख गई, मतलब उसने वो अपना प्रभाव छोड़ दिया। आप नहीं सीखा तो आपके लिए वातावरण है क्या? नहीं है। आप चार दोस्तों में रहते हो, चार नौकरी लग गए, अपन वैसे ही हैं, अपने कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने को लोग कहते हैं अच्छों के साथ रहा हम रह रहे हैं भाई साहब, लेकिन हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब वो चारों दोस्त अपने लिए क्या नहीं थे? वातावरण नहीं थे। उन चार के साथ रह के अपन नौकरी लग गए, इसका मतलब वो अपना प्रभाव अपने ऊपर क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। हमारे चारों तरफ जो भी भौतिक परिवेश फैला हुआ है, जैविक परिवेश, वो अपना प्रभाव छोड़ रहा है। अभी गर्मी प्रभाव छोड़ेगी आप पे, छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? अगर गर्मी में अगर आप कूलर एसी चलाने मजबूर कर देती है गर्मी आपको, तो वो आपके लिए गर्मी है, अन्यथा वो गर्मी नहीं है। तो क्या बताया था पील ने कि हमारे चारों तरफ जो भी वातावरण फैला हुआ है, उसके अनुसरण से जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता। और एक और लिख लो, पावलोक के अनुसार। किसके अनुसार? पावलोक के अनुसार अधिगम क्या होता है? तो लिखो, अनुबंधन के कारण। किसके कारण? अनुबंधन के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किसके कारण आता है? देखो, सारे व्यवहार में परिवर्तन होंगे, लेकिन हर आदमी अलग अलग बता रहा है। ये पावलो किसके कारण बता रहा है? अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन देखा है क्या हुआ? कभी हुआ कि किसी से अनुबंधन है? कभी लगा क्या जे कि आदमी अपनी जिंदगी में आया था और फिर अपन चले गए, वो कहीं और चला गया, और बैठे बैठे महसूस हो रहा है कि वो आ रहा है कि नहीं? ये नहीं रहा तो जिंदगी में कुछ नहीं रहा। वो क्या होता है? अनुबंधन होता है। क्या होता है? चलते हुए उसकी चाल दिख रही है, अपन बैठे हैं आराम से, वो हंसता हुआ दिख रहा है, वो क्या है? अनुबंधन के पिता किसको कहा जाता है? पावलोक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पावलोक ने दिया था ना अपना सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। वो कुत्ते को घंटी के प्रति प्रेम करवा देता है। किसके प्रति? घंटी के प्रति। वो क्या है? अनुबंधन है। क्या है?
अनुबंधन है। अनुबंधन होता है ना जब किसी से थोड़ा सा अनुबंधन हो जाता है, उसकी हर बात अच्छी लगती है, वो क्या है? अनुबंधन है। क्या है? अनुबंधन है। तो ये कहता है कि जब अनुबंधन हो जाएगा किसी चीज से, किसी चीज से लगाव हो जाएगा आपका, तो आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा? और वो परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो ये थी परिभाषाएं, कितनी लिखा दी है? 6 लिखा दी। तो ये अलग अलग विद्वान अधिगम को क्या बताते हैं? अलग अलग तरीके से बताते हैं। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन, और वो परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है, वांछित होता है, और कैसा होता है? अपेक्षित होता है। वो कहां से आएगा? वो प्रशिक्षण से आएगा, वो अभ्यास से आएगा, और कहां से आएगा? अनुभव से आएगा। क्या नहीं होता? थकान के कारण परिवर्तन होगा, वो अधिगम नहीं कहलाता। बीमारी के कारण परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता। मादक पदार्थों के सेवन के कारण जो परिवर्तन आएगा वो अधिगम नहीं कहलाता। और मूल प्रवृत्तियों के कारण जो परिवर्तन होगा वो अधिगम नहीं कहलाएगा। अब आगे लिख लो, अधिगम के प्रकार। कितने प्रकार का अधिगम होता है? कितने प्रकार का अधिगम होता है? तो लिखो, अधिगम 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? अधिगम के प्रकार पूछ लें तो कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, और क्रियात्मक। कितने प्रकार का अधिगम होता है? कौन कौन सा? ज्ञानात्मक, भावात्मक, और जब आपके ज्ञानात्मक पक्ष में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो कौन सा होगा? ज्ञानात्मक अधिगम का। कौन सा? ज्ञानात्मक का नाम से ही पता चल गया होगा भाई। क्या आप कोई चीज सीख रहे हो, किसी चीज को ज्ञान अर्जन कर रहे हो, वो कौन सा है? आपके बुद्धि बढ़ रही है, वो सारा कौन सा है? ज्ञानात्मक में। कौन से में? ज्ञान। किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, समस्या समाधान, वो सारे के सारे कौन से? ज्ञानात्मक है। आपके ज्ञान बढ़ रहा। भावनात्मक का मतलब क्या होता है? अब इसमें कौन से आएंगे? भावनात्मक कौन से होंगे? आपकी भावनाओं से। भावनाएं कौन सी होंगी? जैसे किसी से प्रेम, किसी पे दया आना, किसी पे गुस्सा आना, ये कौन से पक्ष हैं? भावनात्मक पक्ष हैं। अब आप लड़ाई करने का ज्ञान थोड़ी ना ले सकते हो। लड़ाई तो कब होगी? जब अंदर से एक संवेग जागेंगे, है ना? तब लोग पकड़ेंगे आपको, रुक जा। तब रुकोगे क्या? कहते ना तू पढ़ा लिखा आदमी है, रुक जा यार, तो कहे छठ कौन पढ़ा लिखा। वो संवेग जाग गए आपके अंदर से, तो वो प्रेम किसमें कौन आएगा? प्रेम, क्रोध, दया, ये सारे किस में आएंगे? भावात्मक में। ज्ञानात्मक में कौन आएगा? स्मृति। स्मृति का मतलब मेमोरी होती है आपकी। आपको किसी चीज के बारे में जानना, समस्या समाधान। समस्या समाधान का मतलब जानते हो? जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, आपके सामने क्या आ गई? समस्या आ गई। गणित का सवाल कर रहे हो, और गणित का सवाल करते करते एक सवाल किया, दूसरा सवाल नहीं हो रहा, तो आपके सामने क्या है? तो आपका कौन सा पक्ष काम करेगा वहां? ये तो नहीं वो सवाल से प्रेम हो गया, सवाल पे दया आ गई, छोड़ दे यार बेचारे को, क्यों इसको परेशान कर रहे हैं। नहीं, वहां पे कौन सा काम करेगा? समझ। क्रियात्मक में कौन सा आएगा? जितनी भी आप क्रिया करते हो, कौन सी क्रिया क्या करते हो? क्रिया। जितने भी गामक क्रियाएं होती है, कौन सी क्रियाएं? गामक क्रियाएं जो भी करते हो। गामक क्रिया कौन सी होती है? चलना फिरना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सारी कौन सी होती है? गामक क्रियाएं। वो किस में आएगी? क्रियात्मक में होगी। कौन सी में होगी? जब आपको रेस करनी है, आपको आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, तो आपका कौन सा पक्ष काम करेगा? वहां पे ये करेगा कि भावनात्मक है? आपको दया आ गई किसी पे, दौड़ पे आपको प्रेम होगा, दौड़ से बैठे क्या कर रहा हो? नहीं, मुझे तो दौड़ से प्रेम हो गया। नहीं, वहां पे कौन सा काम करेगा? वहां पे आपका समस्या समाधान काम करेगा क्या? है?
कि कह रहे हो, खड़े हो गए, वो पूछा कांस्टेबल ने क्या, अभी समस्या है यार, इसका समाधान कर रहे हो, वहां पे यही काम करेगा। और आप परीक्षा देने गए, वहां पे कोई साइकोलॉजी का पर्सन आ गया, वहां पे कौन काम करेगा? वहां पे दौड़ोगे थोड़ी ना, वहां पर्सन नहीं आ रहा, क्लास में दौड़ रहे हो, हैं? वो मैडम पूछ रही बेटा क्या कर रहा, रुके अभी पर्सन नहीं आ रहा। तो हर क्षेत्र में अलग अलग काम करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? आपने किसी लड़की को देखा, देखते ही आपको क्या हो गया, वहां ज्ञान थोड़ी ना लगाओगे, वहां पावलो का सिद्धांत लगाओगे क्या? वो कहेगी तुम मुझसे प्यार कर, रुक मैं पूछ रहा हूं पावलो का सिद्धांत क्या कह रहा है। वहां काम नहीं करेगा, वहां पे क्या काम करेगा? भावात्मक पक्ष काम करेगा। इसलिए देखो, आपके हर पक्ष में अलग अलग चीजें काम करेगी। परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा? वो कोई ना कोई एक एग्जाम्पल बना के देगा, कोई ना कोई एग्जाम्पल पूछेगा, और वो किस प्रकार का अधिगम है। अब आप अधिगम तो पढ़ लिए, और अधिगम में ये चीजें भी पढ़ ली कि अधिगम 3 प्रकार का होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये पढ़ लिया। और अगला इसमें से पूछ लेगा, कोई ऐसा प्रश्न बना के पूछ लेगा कि एक लड़का सैनिक सेना की तैयारी करता है, किसकी तैयारी करता है, और वो रोज सुबह 7 बजे उठ के, 4 बजे उठ के 3 किलोमीटर की रेस लगाता है। वह किस प्रकार का अधिगम कर रहा है? क्रियात्मक अधिगम कर रहा है। कौन सा कर रहा है? क्योंकि वहां पे क्या काम करेगी, एक भौतिकी विज्ञान का बालक रोज समस्या समाधान करता है, किस प्रकार का अधिगम है? कौन सा है? ज्ञानात्मक अधिगम है। एक सेना के जवानों को दूसरे दुश्मन देश के लड़ाई लड़ने के लिए उनको क्रोध करवाया जाता, गुस्सा दिलाया जाता, कौन इस प्रकार का अधिगम? भावात्मक अधिगम। देखोगे सेना फिल्में देखते हो, जब भी लड़ाई लड़वाई जाती है तो पहले सेना कमांडर क्या करता, वो खड़ा खड़ा होके करता कि नहीं करता, अपनी माँ भारत माता पे उन्होंने ये कब्जा कर लिया, उनके नामों ने, वो गुस्सा दिला रहा है, दिला रहा है कि नहीं रहा? और जब तक गुस्सा नहीं आएगा तब तक आप लड़ाई कर सकते हो क्या? चलो 5 मिनट पानी पेशाब कर लो।
कितने प्रकार का होता है अधिगम में? 3 प्रकार का। देखो सीधा सीधा पूछेगा ना तो अधिगम का प्रकार पूछ लेगा, या इससे इजी पूछेगा तो वो कोई ना कोई चीज आपको दे देगा, जैसे प्रेम दे देगा, क्रोध दे देगा, क्रोध दे देगा, संवेग दे देगा, ये किस प्रकार का अधिगम है, या कोई गामक क्रिया दे देगा, बालक दौड़ रहा, या फिर वो कोई पर्सन का अप्लाइड बना देगा। अप्लाइड मतलब उसको एक उदाहरण में परिवर्तन कर देगा कि एक बालक इस प्रकार की क्रिया कर रहा है, वो किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है। तो आपको तो बस इतना देखना है कि वो बालक जो क्रिया कर रहा है वो किसी चीज पे बौद्धिक काम कर रहा है, तो वो किस में आएगा? ज्ञानात्मक में आ जाएगा। वो सोच रहा, समझ रहा, चिंतन। अगर वो भावनात्मक है, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जैसे दया है, क्रोध है, प्रेम है, जैसे कोई भिखारी को दान देना, कौन सा पक्ष है? भावनात्मक है। बहुत पढ़े लिखे लोग दान नहीं देते, नहीं देते क्योंकि उसकी भावनाएं नहीं काम करती। और क्रियात्मक का मतलब जितनी भी गामक क्रियाएं हैं, गामक क्रियाएं जो भी होती है, मशीनी जो क्रियाएं होती है जिसके लिए आपको सोचना समझना नहीं पड़ता, वो कौन सी क्रियाएं होती है? आप कोचिंग आते हो, कौन सी क्रिया है? गामक क्रिया। सोचते थोड़ी ना हो। इस रोड से मुड़ के जाते हो, आप सोचते थोड़ी ना हो। आप यहां से निकले घर से, अचानक ऑटोमेटिक ही घुस जाओगे, वो कौन सा है? वो गामक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? तो ये 3 प्रकार का होता है। और लिख लो आगे अधिगम के प्रकार, अन्य प्रकारों में लिख लो। एक होता है स्मृति के आधार पे, एक होता है बोध के आधार पे, और तीसरा होता है चिंतन के आधार पे। किस आधार पे? ये भी अधिगम के प्रकार होते हैं। स्मृति का मतलब जानते हो? मेमोरी। किस चीज को अपन कितनी देर तक याद रखते हैं? क्या सारी चीजें आपको याद रहती हैं क्या? बहुत सी चीजें हैं जो अपने साथ घटी थी, आज भी अपने याद है, और बहुत सी चीजें हैं जो अपन को कल घटी थी, आज भूल गए। तो अपन जिन चीजों को सीखना चाहते हैं, या जो चीजें अपनी लाइफ में जुड़ी हुई है, उस पे अपन अब मेमोरी में जाके स्टोर कर लेते हैं, उन चीजों को क्या कर लेते हैं। और जो चीजें फालतू की होती हैं उनको अपन क्या कर देते हैं? डिलीट मार देते हैं। बोध का मतलब होता है बौद्धिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? जिन चीजें आपके लिए काम की है उन पे आप बौद्धिक क्रियाएं काम करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? और जो चीजें आपके काम की नहीं है वहां पे आप बुद्धि का दिमाग लगाओगे क्या? आप यहां से घर गए, घर जाके आप परीक्षा में प्रश्न करे हो, आप सोचोगे यार दिमाग लगाओ, इस सर ने बताया था ऐसे, क्या बताया था यार, थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा, दिमाग पे जोर दोगे, दोगे कि नहीं? और यहां से गए, किसी दोस्त का चुटकुला याद आ गया, वहां पे दिमाग लगाओगे क्या? अरे यार याद तो करना पड़ेगा, उसने क्या बताया था। मतलब वो आपके जीवन से नहीं जुड़ी हुई। तो जो चिंतन का मतलब जानते हो? चिंतन का मतलब होता है जो चीजें के बारे में अपन सोचते हैं। जैसे आप किसी चीज के बारे में कल्पना करते हो। क्या करना? कल्पना करते हो क्या? कल्पना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अच्छी होती है बुरी होती है कल्पना? अच्छी होती है, बहुत अच्छी है कल्पना। तो मैंने देखा था एक दिन, बहुत अच्छी है कल्पना है। कल्पना करनी चाहिए। कभी की है क्या अपने आप को कभी मास्टर माना है क्या? कभी अपने आप को मास्टर के रूप में देखा है क्या? कभी महसूस हुआ है क्या मैं स्कूल में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, बच्चे आ रहे हैं, मैडम जी नमस्ते, हेडमास्टर आ रहा है ना, कि मैडम जी यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज, वो आपकी क्लास 8वीं क्लास में है, फिर आप 9th क्लास में चले जाना। कभी की क्या ऐसी कल्पना? आया क्या कभी सपने में ऐसा? आ रहा कि नहीं आ रहा? आया क्या कभी? कभी अपने आप को मास्टर माना क्या? करना चाहिए। बात दुनिया माने ना माने, अपने आप को तो मान के बैठ जाओ, है ना, कि कौन है भाई साहब। ये चिंतन, सपने, ये कौन लेता है? अच्छे लोग लेते हैं। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल अच्छा होता है वो कल्पनाएं करते हैं, वो अपने आप से बात करते हैं। किससे बात करते हो? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए अपने आप से बात? है कभी रोड पे चलते बात करते जाते हो क्या? ऐसे बात करते करते है, करनी चाहिए। है अपने बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन अपन करते हैं तो लोग पागल कहते हैं। हैं गांव को कह छोरा के प्लेटा लगी भाई जी, एक लो ही बड़बड़ा तो जा रहे हो है ना।
करते हो क्या कभी रूम में बैठे बैठे अकेले बात कर रहे हो, मम्मी आई छोरा के लपड़ो है रे, है ने, मम्मी पापा ने कहते भाई छोरो तो आजकल बेकी बेकी बातें करे, कोई पतो लगाओ, कोई भूत बलित तो कौन मिल गए। करनी चाहिए अपने आप से बात। आपने देखा होगा जितने भी बड़े लोग होते हैं वो अपने आप से बात करते हैं। आपने कभी विराट कोहली को, सचिन को, इनको खेलते हुए देखा है? ये ये अपने आप से बात करते हैं। जब गेंद आती है वो अपने आप पे गुस्सा करते हैं कि नहीं, चिल्लाते हैं, फिर बड़बड़ाते हैं, इधर जाते हैं, वो अपने आप से बातें करते हैं। अपन किसी और से बातें कर लेते हैं, बातें तो अपन भी करते हैं। जब कोई नहीं मिले तो अपने आप से बातें कर लिया करो, है ना, किया करो अपने आप से बातें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों आया हूँ उदयपुर, मैं वास्तव में क्या कर रहा हूँ, जो चीजें कर रहा हूँ वो सही है कि गलत हैं, आज तक यार मैंने क्या सीखा है यहाँ के, मेरे को कितने दिन हो गए। ये बातें किससे हो रही है? जब आप अपने आप से बात करोगे तो आप अपनी ही बातें करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? कभी दूसरे की बातें करोगे क्या? जब आप दो लोग मिलकर बातें करोगे तो आप दूसरे की बातें करोगे, तब आप चुगली करोगे, तब आपको आनंद आएगा। लेकिन जब आप अपने आप से बातें करोगे, आप अपने ही बारे में बातें करोगे, आपके दिमाग में आएगा यार मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं तो यार वास्तव में टाइम खराब कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था मुझे। तो कौन से, किससे बातें कर रहे हो? अपने आप से किया करो। अपने करोगे क्या? अभी घर जाके करना, मेरा नाम तो मत बताना। कभी घर वाले पूछ ले कि बेटा केला पड़ा के वो मास्टर कहो, घर का काल मैन पकड़ना जिया कि तू बताया कि टाबरा ने हरकता। किया करो अपने आप से बातें कि मैं कौन हूं, क्या जुलाई वाला पेपर में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, है? होगा तो कैसे होगा, आज तक मुझे क्या चीजें आ रही हैं क्या नहीं आ रही, ये किसको पता है? ये आपको खुद को पता है। ये जब आप अपने आप से बात करोगे तब पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे हो क्या। तो ये तीन प्रकार बताए थे। एक लिख लो डेविड आसुबेल के अनुसार। डेविड आसुबेल ने अधिगम के चार प्रकार बताए थे। डेविड आसुबेल, इन्होंने अधिगम कितने प्रकार का बताया था? चार प्रकार का। आसुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए थे? चार। वैसे अधिगम कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। डेविड आसुबेल के अनुसार पूछ ले तो अधिगम कितने प्रकार का होता है? इसी ने बताए थे अधिगम के प्रकार। इसने चार प्रकार कौन कौन से बताए थे? तो लिख लो, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, और चौथा बताया था रटकर सीखना। कितने प्रकार बताए थे? कौन कौन से? अभिग्रहण, अन्वेषण, अर्थपूर्ण और रटकर सीखना। एक तो प्रश्न आएगा कौन सा डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम का प्रकार है या नहीं है। तो ये चार आएंगे, नहीं पूछेगा तो कोई एक और नाम देगा और तीन ये देगा, और है पूछेगा तो तीन नाम और दे देगा और एक इनमें से दे देगा। अभिग्रहण, अन्वेषण, अर्थपूर्ण और रट के। दूसरा जो प्रश्न आता है, देखो जब भी आप चीजों को पढ़ो तो आप एक चीज पढ़ा करो, मैं इस चीज को क्यों पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहे हो भाई साहब? क्यों का मतलब आसुबेल के प्रश्न आए हुए परीक्षा में, आए हुए तो आगे आने की भी क्या है संभावनाएं, तो आपकी परीक्षा में आती है इसलिए तो पढ़ रहे हैं, क्यों का तो जवाब मिलेगा। अब कैसे पढ़े, कैसे का मतलब कैसे प्रश्न आते हैं, तो या तो प्रश्न आएगा कौन सा डेविड आसुबेल के प्रकार है या नहीं है। डेविड आसुबेल ने कितने प्रकार बताए थे? ये चार। दूसरा जो प्रश्न बनेगा उनमें से पूछेगा कि कौन से अर्थ का कौन सा अर्थ होता है, कौन से प्रकार का अर्थ क्या होता है, वो पूछ लेगा। डेविड आसुबेल के अनुसार अभिग्रहण सीखना होता है, और वहां पे इसका अर्थ पूछ लेगा। वहां पे क्या पूछ लेगा? अर्थ पूछ लेगा। या कोई अप्लाइड प्रश्न बना देगा और पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा डेविड आसुबेल के प्रकार है। तो देखो इनमें से एक प्रश्न आता है, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है और एक सबसे कमजोर या खराब कौन सा है। तो इनमें से सबसे कमजोर कौन सा है, देख के पता लग रहा है क्या? तो सबसे जो खराब अधिगम है
वो तो है रट कर सीखना। कैसे सीखना? रट कर सीखना। ये निम्न क्लास होता है, ये थर्ड क्लास होता है। ये रट कर का मतलब होता है हूबहू सीख लेना। कैसे सीख लेना? हूबहू सीख लेना। जैसा अपन ने को दिखाया गया, जैसा बताया गया, अपन ने वैसा ही मान लिया। कैसे क्या होता है? कबूतर होता है। कैसे क्या होता है? कबूतर होता है। क्यों? कैसे कमल नहीं हो सकता क्या? कैसे कमला नहीं हो सकता क्या? कहें कैसे कलकत्ता नहीं हो सकता क्या? तो आपने कबूतर क्यों बताया? ये रटा हुआ है और अपन ने कबूतर ही याद कर लिया। आप चाहे कल को कलेक्टर लग जाना, आप कैसे क्या बताओगे? कबूतर ही बताओगे। आप, मैं राजस्थान के बहुत जिलों में जाता हूं, मैं पूछता हूं बच्चों से, ये एग्जाम्पल देता हूं बेटा कैसे, सारे कबूतर बताते हैं। और अपन ने को वो मास्टर ने इतना पीटा, अपने को ऐसा रटा दिया ठोला मार मार के, कैसे कबूतर कैसे कबूतर कैसे, और अपन से कबूतर बने घूम रहे हैं आज। घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? इसका मतलब कौन सा दिगम है? रट। अपन ने कभी पूछा ही नहीं पलट के कि गुरुजी मैं कैसे कमला याद कर लूंगे? है मन कमला ठीक लाग रही है सर, थान कबूतर ठीक लाग रहे है। हैं वो कौन सा था? गुरुजी कबूतर बतायो, आपा भी कबूतर ही याद करो। और आज भी आपा कौन सा बता रहा? ये अच्छा है क्या बातें? नहीं, अच्छी बातें नहीं है। है क्या? संविधान पढ़ते हो क्या? नहीं। आपको जो संविधान वहां पढ़ाया गया था, आज के संविधान में जो चीजें बताई गई वो अच्छी हैं कि नहीं है? अलग लग रही कि नहीं लग रही? तो ये होता है रट कर सीखना। कौन सा होता है? आप जो तैयारी करते हो किताबों में, किताब में जैसा लिख रखा वैसी की वैसी किताब रट दी, और है, और अपन को लगता वो एग्जामिनर थोड़ी सी भाषा चेंज कर देता है। करता कि नहीं करता? अभी किया कि नहीं किया? रीट में अपन ने रट रखा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, है ना? सबसे ज्यादा उसने पूछ लिया आरोही अवरोही बताओ, 12 बज गए भाई साहब। है, अपन ने याद तो करके गए थे कि नहीं करके गए थे? पर अपन ने रट्टा मार रखा था। वही कबूतर वाली कहानी थी, उसने सबको कबूतर बना बना के छोड़ दिया, क्योंकि रटकर सीखा है। अपन चाहते हैं कि अपन इन चीजों को रट ले। अर्थ अभिकरण का मतलब क्या होता है? अभिकरण का मतलब ये सबसे कमजोर है रटकर। अभिकरण का मतलब दूसरों को देखकर। किसको देखकर? दूसरा जैसा कर रहा अपन भी वैसा ही करेंगे। वो अच्छा है कि बुरा, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोचिंग जाते हो किस लिए जाते हो? दूसरों को देख के जाते कि नहीं जाते? फलानो भी कोचिंग में जा रहे हो, आपा भी जाऊंगा। और थे तो जाओ ना जाओ, छोरा जरूर जा, बाजारी है बठी आपा चलांगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कोचिंग कैसा पढ़ा रही कि नहीं पढ़ा रही। वो होता दूसरा जैसा कर रहा है वैसा का वैसा। लड़कियां ड्रेस लाती है, एक लड़की ड्रेस ले आई, दूसरी वैसी ही लाएगी, अब फर्क नहीं पड़ता। लड़के तो फिर भी नहीं लाते ड्रेस के मामले। वो वैसा का वैसा करना, वो कौन सा है? अभिकरण सीखना। दूसरा जैसा कर रहा वैसा ही। अन्वेषण क्या होता है? समझ कर सीखना। कैसे सीखना? समझ कर सीखना। कैसा सीखना? समझ का मतलब चीजों को समझ समझ के सीखना। जैसे किसी चीज को आप समझ रहे हो, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वो सीखना। अच्छा कौन सा होता है इनमें? और अर्थपूर्ण होता है। अर्थपूर्ण का मतलब क्या होता है? सामान्यीकरण करके या निष्कर्ष निकाल के। कैसे सीखना? निष्कर्ष निकाल के या सामान्यीकरण करके। सबसे अच्छा कौन सा होता है? बताओ। है अर्थपूर्ण सीखना। कौन सा सीखना? अब तुम्हारे समझ में आ गया, इसमें अपन समझ के सीख रहे हैं, ये बेकार कैसे हुआ? अच्छा तो है यार, लेकिन उसमें क्या है? अर्थपूर्ण का मतलब क्या होता है? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब जानते हो? जब चीजों को आपको अंतर करना आ जाएगा, चीजों में क्या आ जाएगा? निष्कर्ष निकालना आ जाएगा। निष्कर्ष का मतलब जानते हो? यहां एक चीज आपको आपको गुरुजी पढ़ा रहे हैं, आप उसको समझ रहे हो, आप किताब में चीजों को समझ रहे हो, समझ के याद कर रहे हो। लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हो? सामान्यीकरण कर रहे हो कि यार ये चीज बहुत बार पूछी जाती है परीक्षा में, उसका निष्कर्ष निकाल रहे हो। एक चीज को आप समझ रहे हो और आपने निष्कर्ष निकाला कि ये तो मेरी परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण ही नहीं। भाई मैं जो चीज रहा हूं, सीख रहा हूं, वो तो मेरी लाइफ के लिए कोई काम की नहीं है।
ये तो सेकंड ग्रेड में आ ही नहीं रही। अब आप संस्कृत को सीख रहे हो समझ समझ के, तालु क्या होता है, कंठ क्या होता है, और बढ़िया रट रहे हो, और सेकंड ग्रेड एसएसटी से तैयारी कर रहे हो। कोई पूछा क्या कर रहे हो, भाई जी संस्कृत बहुत बढ़िया तैयार कर रहे हो। भाई क्या काम की है आपके, काम की है क्या? और वही चीज आप जब रीट पात्रता में जाओगे तो काम की आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। वहां पे सबसे ज्यादा काम में आएगी वो, 30 नंबर की संस्कृत आएगी। वो निष्कर्ष होता है, आप जब सिलेबस को डिवाइड करते हो, आप अपने सिलेबस को देखते हो, आप एक सामान्यीकरण करते हो पूरे सिलेबस के साथ कि यार ये सब्जेक्ट इतने नंबर का, ये इतने नंबर का, ये इतने नंबर का, ये चीजें मेरे को याद है, ये चीजें मेरे नहीं याद है, ये चीजें मैं छोड़ दूंगा तो भी कोई बात नहीं होगी, लेकिन ये चीजें बहुत आती है, मैं इनको याद करना ही करना है। वो क्या है? निष्कर्ष निकालना। वो कौन सा है? निष्कर्ष निकालना। ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे 2 महीने बात नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो क्या है? निष्कर्ष निकालना है। मैं घर पे 1 घंटे बात करने की जगह आधे घंटे बात कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आधे घंटे ज्योग्राफी और ज्यादा पढ़नी है, मेरी कमजोर है। ये क्या है? निष्कर्ष निकालना है। क्या करना है? ये ज्योग्राफी के पर्सन यहां से इस टॉपिक से इतने आते हैं, इस टॉपिक से इतने आते हैं, इस यूनिट से पर्सन नहीं आते। एक जो भी आप पढ़ते हो, आप अपने सिलेबस का एक पोर्टफोलियो तैयार करते हो, एक रूपरेखा तैयार करते हो। किया है क्या? तैयार करना चाहिए। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और उस सिलेबस के अनुसार आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा फलाना सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का आ रहा है। उनमें से ये चीजें बहुत बार पूछी जाती है, ये चीजें मैं छोड़ दूं तो भी कोई बात नहीं है, इनसे पर्सन नहीं आते, है ना? तो वो निष्कर्ष निकालना सामान्यीकरण करके। तो सबसे अर्थ को अच्छा कौन सा होता है? अर्थपूर्ण होता है। देखो अन्वेषण, आपके बच्चा कंफ्यूज, इन दोनों में कंफ्यूज होगा, और जब आप किताब में पढ़ोगे तो आप कहोगे यार समझ कर सीखना तो बढ़िया हुआ है, गणित तो मैं समझ के सीखी, समझा रहे हो गुरुजी बढ़िया ही चीजें हैं, लेकिन वो चीजें आप समझ रहे हो, वो आपकी लाइफ में आप जिस लक्ष्य को लिए लेकर जा रहे हो वहां काम की है या नहीं है? वहां पे आपने क्या कर दिया? निष्कर्ष निकाल दिया। गणित अच्छी होती है, पढ़नी चाहिए, लेकिन अभी आपके 10, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, अभी आप गणित सीखना शुरू कर दोगे तो काम की है क्या? नहीं भाई साहब। आप निष्कर्ष निकालोगे जुलाई तक आपके लिए कौन सी चीजें अच्छी हैं। तो ये 4 प्रकार बताए थे इसने, लिख लिए के चारों, इसके अर्थ भी लिख लिए के कौन कौन से क्या लिख लो, इसमें नोट लगा के एक चीज लिख लो। इसमें सबसे निम्न स्तर का रटकर होता है, जो हूबहू होता है। कैसा होता है? ये भी प्रश्न आया, हूबहू कौन सा अधिगम होता है? हूबहू, रटकर को क्या बोलते हैं? हूबहू, हूबहू। हूबहू को मतलब जानो ना, जिसो को जिसो, जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा। 10वीं में प्रश्न नहीं आते थे कि हूबहू, जय को जय किताब में लिख लो, बै को मैं परीक्षा मातो, नाम भी चाहे, वो कौन से होते हैं? और आप जब ये सेकंड ग्रेड के पेपर में जाओगे तो क्या आएगा? क्या बचेगा? बू बू बचेगी, हु तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, है ना? हाँ तो लिख लो, रटकर सीखना सबसे निम्न स्तर का होता है, इसी रटकर के को कहते हैं हुबहू। इसका दूसरा नाम है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन से अधिगम को हुबहू अधिगम कहा जाता है? रटकर सीखना को मतलब जैसा है वैसा आपने क्या कर दिया? रट्टा मार दिया। कई बच्चे होते हैं जैसे किताब में कोमा लगी वहीं कोमा लगाते हैं, है ना? आप किसी दूसरे आदमी की कॉपी लेते हो, जैसे मैं नोट्स लिखा रहा हूं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसा वर्ड में बोल रहा हूं वैसा ही लिखते हैं। कई ऐसे होते हैं वो अपनी भाषा में बनाते हैं, उसके कोई फर्क नहीं, अपनी भाषा में बनानी चाहिए क्योंकि पढ़ना आपको है, तो आपको जैसा समझ में आए वैसा बना लो। कई बच्चे होते हैं जो किताब में एज इट इज लिखा हुआ वैसा का वैसा रट लिया, अब वैसा का वैसा परीक्षा में आ गया तो वो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा वो उसने घुमा दिया तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे निम्न तो कौन सा होता है? और सबसे उच्चतम लिख लो, सबसे अच्छा अर्थपूर्ण होता है। सबसे अच्छा कौन सा होता है? अर्थपूर्ण। तो ये अधिगम के क्या थे? प्रकार। इसके अलावा भी अधिगम के प्रकार हो सकते हैं क्या? और कोई अधिगम का प्रकार होता है क्या?
तो लिखो अन्य प्रकारों में, और भी अधिगम के प्रकार होते हैं। वहां पे परीक्षा में प्रश्न आएगा कौन सा अधिगम का प्रकार है या नहीं, और ऐसे नाम आएंगे जो आपको लगेगा यार ये अधिगम का प्रकार नहीं होता, वह अधिगम के प्रकार होते हैं। लिखो पूछताछ। अब ये क्या आपको अधिगम का प्रकार लग रहा है क्या? पूछताछ। पूछताछ खिड़की हो है ना, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर होती है ना, एक खिड़की होती है, वहां पे क्या होती है, अपने बाहर ये काउंटर लगे हुए, ये क्या है? पूछताछ है। ये अधिगम है क्या? ये मैडम अधिगम करवाती है आपको? इनको ही पूछना पड़ेगा। है। हाँ, ये अधिगम का प्रकार होता है। कैसे होता है? जैसे आप रेलवे स्टेशन गए, आपको कहीं जाना है, आपको नहीं पता, तो आप कहाँ जाओगे? आप सीख लिया कि इधर से जो ट्रेन आएगी वही आने वाली है, पहले नहीं पता था, आपको नहीं सीखा था, वो क्या है? पूछताछ है। आपको पूछताछ करना है, भाई साहब मुझे तो यहां से जयपुर जाना, ट्रेन कितने बजे है, क्या है वो? आप गूगल पे जाते हो, ट्रेन कितने बजे है बता बाबा, वो क्या करता है? पूछताछ। ही तो आपको पता थोड़ी ना था ट्रेन कितने बजे है, तो वो क्या है? अब देखो ऐसा प्रश्न देगा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार है, वहां पे देगा पूछताछ है, कहेगा वो क्या कोई अधिगम है यार, ये नहीं होगा, ये अधिगम का प्रकार होता है। लिखो कौशल। कौशल अधिगम का प्रकार होता है क्या? कई बच्चों में कौशल होता है, और वो कौशल आपको किसी चीज को सिखाने में जल्दी सहायता करता है ना? और क्या होता है अधिगम का प्रकार? लिखो आत्म केंद्रित। क्या? आत्म केंद्रित भी अधिगम का प्रकार होता है क्या? आत्म केंद्रित का मतलब जानते हो? अपने आप पे केंद्रित होना। कई बार अपने आप से बातें करके अपने आप से अपन चीजें क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। किससे सीख लेते हैं? कि भाई कोई करा ना करा, मुझे ये काम करना है। आपने देखा होगा जो काम दुनिया करती है वो तो सारे ही करते हैं। भाई रीट की तैयारी तो सारी दुनिया ही करती है, सेकंड ग्रेड की सारे ही करते हैं। आपके गांव में कितने लोग सेकंड ग्रेड रीट की तैयारी करते हैं? लेकिन गांव में बहुत कम बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, बहुत कम बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो करते हैं ना। लेकिन वहां बच्चा, गांव में एक ऐसा बच्चा भी जो यूपीएससी के लिए निकलता है, तो आत्म केंद्रित होता है। उसको किसी ने नहीं बताया यूपीएससी क्या होती है, गांव में किसी को पता ही नहीं होता। वो अपने आप से बात करता है। किससे बात करता है? वो अपने आप पे केंद्रित होता है, और वो अपने आप में सीखता है कि मुझे कैसे ये चीजें की जा सकती है। जैसे आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, वो चीजें तो सारों को ही पढ़ाई जाती है। बस जो अध्यापक आपको पढ़ा रहा, जो किताब में, वो तो सारों को पढ़ाई जाती है। और एक चीज इजी सी आ गई, वो परीक्षा में आ गई, तो वो सारे बच्चे सही करके आएंगे। कई बच्चे अपने आप में बातें करते हैं अपने आप पे कि यार मुझे इन भीड़ से अलग कैसे निकलना है, मुझे इन 12 लाख को पछाड़ना कैसा है। तब वो लोगों से अलग चीजें करके आएगा, जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं उनसे भी वो अलग करेगा। तो वो क्या होते हैं बच्चे, क्या होते हैं? आत्म, ये स्वयं से बातें करते हैं, ये स्वयं पे केंद्रित होते हैं। किस पे केंद्रित होते हैं? ये अपने आप से सीखते हैं। ये किससे सीखते हैं? आत्म केंद्रित का मतलब समझ गए? जब चीजें आप अपने आप से सीखना शुरू कर दोगे। किससे सीखना? अपने आप से चीजें सीखना शुरू कर दोगे। अपने आप का मतलब जानते हो? कि मैं कोई चीज यहां पढ़ा रहा हूं, और आपको मैंने कोई तरीका बताया उसको पढ़ाने का, आपके दिमाग में आया इस चीज को मैं ऐसे करूं तो भी तो सही हो सकता है। मास्टर वाली माननी जरूरी थोड़ी ना है। आप कई बार किसी चीज को अपने कोड वर्ड में, अपने सूत्र में डालते हो कि नहीं डालते हो? उसको याद करें, वो कौन सा होता है? आप गुरुजी ने नहीं बताया वो रास्ता, आप किताब में नहीं लिखा, आपने खुद ने वो रास्ता खोज लिया, वो कौन सा होता है? आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित का मतलब समझ गए? बच्चा जब अपने आप से सीखता है, किससे सीखता है? अपने आप से वो नए रास्ते बनाता जाता है, वो कौन सा होता है? आत्म केंद्रित होता है। ये क्या होता है? एक लिख लो, गामक अधिगम। कौन सा अधिगम? ये अधिगम के अन्य प्रकार हैं, ये कोई नाम आ जाए तो ध्यान रख लेना।
पूछताछ अधिगम का प्रकार होता है, आत्म केंद्रित होता है, कौशल होता है, गामक होता है। ये सारे अधिगम के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक भी अधिगम के प्रकार होते हैं क्या? अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है क्या? तो ये अधिगम के प्रकार हैं क्या? तो लिखो नोट लगा के। सकारात्मक व नकारात्मक। सकारात्मक व अधिगम का प्रकार नहीं होते। सकारात्मक व नकारात्मक अधिगम के प्रकार होते हैं कि नहीं होते? कौन कह रहा था नहीं होते? तो मैंने क्या कहा तो आपने मान लिया। मैंने कहा ना आत्म केंद्रित होना चाहिए। ये जरूरी थोड़ी ना मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें सही है। होते हैं कि नहीं होते? सुना नहीं क्या? अधिगम सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। तो मैंने फिर नहीं लिखा दिया, आपने कैसे लिख लिया? लिखो सकारात्मक व नकारात्मक अधिगम के प्रकार नहीं होते, ये अधिगम के रूप होते हैं। ये अधिगम के रूप हो सकते हैं। हाँ रूप होते हैं। क्या होते हैं? ये अधिगम के क्या होते हैं? देखो ध्यान रखना, वो परीक्षा में प्रश्न देगा अधिगम के प्रकार नहीं होते और वहां पे दे देगा सकारात्मक अधिगम, नकारात्मक अधिगम, और अपना पढ़ा हुआ सकारात्मक अधिगम होता है, नकारात्मक अधिगम होता है, लेकिन वो अधिगम के रूप होते हैं, वो अधिगम का प्रकार नहीं होते। वहां पे ध्यान रख लेना, वो प्रकार पूछे तो ये अधिगम के प्रकार नहीं होते। कई बार आपने देखा हो, नाम सुने नहीं, सकारात्मक अधिगम, नकारा, ये प्रकार नहीं होते अधिगम के। ये क्या होते हैं? प्रकार में पूछेगा तो वो नया प्रश्न दे देगा, अधिगम का प्रकार होता है, और वहां पे दे देगा सकारात्मक कौशल। आप कहोगे यार कौशल तो कहीं सुना ही नहीं, ये सकारात्मक तो होता है, ये अधिगम का प्रकार नहीं होता। ये अधिगम का क्या होते हैं? रूप और प्रकार में अंतर समझते हो ना, है ना? हाँ तो वो सकारात्मक व नकारात्मक अधिगम के प्रकार नहीं होते। ये क्या होते हैं? अधिगम के, तो ये क्या थे? अधिगम के प्रकार थे। अब लिख लो अधिगम के प्रतिफल। अगली हेडिंग डालो अधिगम के प्रतिफल। अधिगम के प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब जानोगे? अरे प्रतिफल समझते हो क्या? मतलब प्रतिफल का मतलब होता है जब आप कोई चीज सीखते हो तो आपको जो वापस लौट के आता है वो क्या है? आपने किसी को गाली निकाली और आगे लो थार मुंह को मार दी, वो क्या है? भाई घर का कौन क्या है? जिसे कर्म करोगा विषय की चीजें क्या होंगी? मिलेंगी। तो वो क्या है? आपने किसी की अच्छा काम किया, अगला वापस आपको क्या कर रहा है? चीजें दे रहा है। आपने किसी की सहायता कर दी, ऐसा देखा है क्या? अगले ने थारे दो चार गब्बू गाल दिया हमें। नहीं गालता गब्बू कद गाल लगो, जब अपनी हरकत होंगी बीसी, है ना? तो वो जो वापस लौट के आता है वो क्या है? जब आप कोई चीज सीखते हो, आप किसी चीज को सीखने जाते हैं, अपन अधिगम करने जाते हैं, तो जो वापस लौट के आता है वो क्या होता है? उसका प्रतिफल होता है। आप इस क्लास में बैठे हो, जब आप परीक्षा में जाओगे, आपके सामने प्रश्न आएंगे, तो वो क्या आएगा? वो अधिगम का क्या लौट के आएगा? प्रतिफल का मतलब समझ में आ गया? फल मिलना क्या कहलाता है? कौन सा फल? सीताफल मिलना।
है है कौन सो फल है? सीताफल मिलना ही क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता। तो लिखो, ये मत लिख लेना सीताफल प्रतिफल कहलाता है। होते हैं क्या इधर सीताफल? बहुत सारे होते हैं। देखो, जब व्यक्ति अधिगम करता है, जब व्यक्ति अधिगम करता है या सीखता है, सीताफल मत लिख लेना। जब व्यक्ति सीखता है या अधिगम करता है, तो जो चीज वापस आती है या फल के रूप में लौटती है, लौटती है या प्राप्त होती है, वह अधिगम का प्रतिफल कहलाता है। वह अधिगम का क्या कहलाता है? भाई, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया जो की जाती है वो क्या होती है? वह अधिगम का प्रतिफल होता है। भाई, आपने सीखा कि बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, तो आपने कोई बुजुर्ग आदमी को देखा, उसके पैर छुए और नमस्कार किया, तो बुजुर्ग क्या करेगा? वो क्या हो रहा? आपने एक क्रिया की, उसके बदले क्या लौटा? आपने पहले सीखा, सीखने के बाद में आपने उस चीज को अप्लाई किया, तो वो बुजुर्ग क्या करेगा? आशीर्वाद देगा, या तो कोई बूढ़ी लाठी की दे क्या पन्नो केक रहे हैं? आपने किसी बुजुर्ग को जाते हुए देखा और उसकी तरफ गलत गलत इशारे कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? आशीर्वाद देगा क्या अपने को? वहां क्या आस कर सकते हैं अपन? क्या आस करोगे? वहां तो वही लौट के आनी है जिस जो हरकतें अपन ने की हैं। आप यहाँ 4 5 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, जब परीक्षा में जाओगे तो आप क्या आस करते हो? और अठा एकदम कांड करे पिछोला झील पर जा की है ना, तो परीक्षा में क्या लौट के आना है? पानी लौट के आना है। तो वो क्या होता है, जैसी चीजें आपने सीखी है उसके बदले में जो चीज आएगी वो क्या कहलाता है? क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। आप किसी आदमी को नमस्कार किया, अगला आपको क्या कहेगा? नमस्कार करेगा। थे कोई का नहीं गए और जाते का और क्या हाल है, तो आगे लोग क्या करोगे? तारगा ठीक है, वो ऐसे ही वो करेगा। मतलब क्रिया के बदले क्या कर रहा है? प्रतिक्रिया कर रहा है। वो क्या कहलाता है? अधिगम का प्रतिफल। आप यहां से चीजें सीख के जा रहे हो, तो आप आस कर सकते हो कि मैं नौकरी लग जाऊंगा। आप कैफे में बैठे बैठे कभी दिमाग में आई क्या कि 4 5 घंटे बढ़िया कैफे में घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, फिर कह रहे हैं यार इस बार तो मास्टर लग ही जाएंगे? हैं? आएगा दिमाग में? नहीं, वो क्रियाएं आपकी ऐसी हैं तो प्रतिफल भी वैसा ही आएगा। तो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया जो होती है। अब ये प्रतिफल किसके रूप में लौट के आता, तो लिख लो किस किस रूप में आ सकता है, किस किस चीज में रूट लौट के आ सकता है। तो लिखो समायोजन के रूप में। किसके रूप में? समायोजन के रूप में। समायोजन का मतलब समझ रहे हो ना, कि आप किसी चीज, मान लो आप एक दोस्त के रूम में गए और वो दोस्त की और आपकी विचारधारा नहीं मिल रही, उसकी और विचारधारा आपकी नहीं मिल रही, आप दोनों में झगड़ा हो रहा है, तो आप वहां पे उस रूम में समायोजन नहीं कर पा रहे, तो क्या करोगे? या तो उसको समझाओगे कि भाई तू ऐसी हरकत मत किया कर, तो वो आप जैसा हो जाएगा, या फिर थे भी जिसी हरकत करनी चालू कर दोगा। करते कि नहीं करते? कई बार जिसो विषय आपा मन जावा, वो टुकारी हमारा आपा ही मार रहा। तो मतलब उसके बाद में आप उस चीजों में क्या करना शुरू कर दोगे? समायोजन करना शुरू कर दोगे। तो समायोजन के रूप में आगे लिखो चिंतन के रूप में। चिंतन का मतलब होता है अपन किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। एक आदमी आपसे मिला और वो आपको दो चीजें अच्छी बता के चला गया,
शाम को आप उसके बारे में क्या कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब कोई आदमी आपको, आगे लिखो, और क्या होता है, समस्या समाधान, कल्पना के रूप में, किसके रूप में, कल्पना के रूप में। ये क्या थे, अधिगम के फरका, प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब समझते हो, आगे लिख लो, रॉबर्ट गेने ने एक अपना सिद्धांत दिया था, तो लिखो रॉबर्ट गेने ने, रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार या 8 सोपान बताए थे, या 8 प्रतिफल बताए थे। कितने प्रतिफल बताए थे, सोपान या प्रतिफल बताए थे। ये कहता है कि जो प्रतिफल होता है वो कितने रूप में होता है, 8 प्रकार में होता है। कितने प्रकार में होता है, किसने बताए हैं, रॉबर्ट गेने ने। किसने बताए हैं? सबसे महत्वपूर्ण है, रॉबर्ट गेने के बहुत प्रश्न आते हैं, ध्यान से पढ़ लेना इसको। एक तो चीज पढ़नी है कि इसने 8 प्रकार बताए, वो कौन कौन से बताए, क्या क्या चीजें पर ध्यान में रखनी है इसमें। रॉबर्ट गेने ने 8 कौन से प्रकार बताए, 8 कौन से सोपान बताए, 8 कौन से प्रतिफल बताए। एक इनका क्रम याद रखना, कई बार इनके क्रम पूछे जाते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से दक्ष, है ना। तो एक पूछा था इनमें सबसे अच्छा कौन सा और सबसे खरा, और लास्ट पूछा जाता कौन से का क्या अर्थ है होता। तो 4 प्रकार के प्रश्न बनते। एक तो इसके क्रम ध्यान में रखने, एक प्रकार ध्यान में रखना, एक कौन से का क्या अर्थ होता है, और एक कौन सा सबसे अच्छा और कौन सा सबसे बुरा है। तो लिखो इसने 8 प्रकार या 8 सोपान कौन कौन से बताए थे। लिखो पहला संकेत अधिगम, पहला कौन सा बताया, संकेत का मतलब जानते हो, हाँ, है संकेत का मतलब होता है अपन किसी चीज को संकेतों में समझते हैं, इशारों में समझते हैं अपन, वो क्या कहलाता है, संकेत अधिगम कहलाता है। कौन सा कहलाता है, संकेत अधिगम कहलाता है। आप बाइक चला रहे हो, चलाते चलाते आगे रेड लाइट दिखी, आपने क्या कर दी, वो रेड लाइट आपके लिए क्या है, संकेत है। आपने पहले सीखा था, आपने जब ट्रैफिक के नियम सीखे थे तो पता चला था कि रेड लाइट जब भी चलेगी जलेगी तो आपको आगे नहीं जाना। तो ये संकेतों के माध्यम से, किन के माध्यम से सिखाया जाता है, संकेतों के माध्यम से। परीक्षा में प्रश्न आएगा, रॉबर्ट गेने ने प्रतिफल बताया था कि नहीं बताया था, संकेत अधिगम को वो प्रतिफल मानता कि नहीं मानता। सबसे पहला मानता किसको है, संकेत का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को संकेत या इशारों के माध्यम से व्यक्त करके सीख जाना क्या कहलाता है, संकेत अधिगम कहलाता है। ये इसकी व्याख्या किसने की थी, तो लिख लो इसकी व्याख्या की थी, किसने की थी इसकी व्याख्या, भाई संकेत अधिगम किसने बताए थे, रॉबर्ट गेने ने बताया था। किसने बताया था, संकेत का मतलब होता है चिन्हों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से किसी चीज को समझ जाना क्या कहलाता है, संकेत अधिगम कहलाता है। संकेत अधिगम की व्याख्या किसने की थी, तो लिख लो पावलोक ने की थी। यह पावलोक के
किसने की थी इसकी व्याख्या? पावलोक ने की थी। किसने की थी? या ये जो संकेत अधिगम है ये किस सिद्धांत पे आधारित है? किसके सिद्धांत पे आधारित है ये? पावलोक के सिद्धांत पे आधारित है। किसके सिद्धांत पे? पावलोक के सिद्धांत पे कैसे आधारित है ये? पावलोक के सिद्धांत में क्या था भाई? पावलो का जो सिद्धांत था वैसे ही तो था। उसने एक कुत्ते को बांध दिया था। कुत्ते को क्या कर रखा था इसने? बांध दिया था। ये कुत्ता था, इसको बांध दिया था। और वो जब भी पावलो का आता था तो पहले क्या बजाता था? घंटी बजाता था। और उसके बाद में वो क्या देता था? भोजन देता था। पहले क्या करता था? तो घंटी उसके लिए क्या था? संकेत ही तो था। जब भी वो घंटी बजती थी तब उसको पता चल जाता था अब क्या आने वाला है, भोजन आने वाला है। तो वो घंटी उसके लिए किसका काम करती थी? संकेत का ही तो काम करती है। तो ये पावलो के सिद्धांत पे आधारित है। किसके सिद्धांत पे आधारित है? पावलो के सिद्धांत पे आधारित क्यों है? क्योंकि पावलो जब भी अधिगम करवाता है या कोई भी क्रिया करवाता है उससे पहले क्या देता है? संकेत देता है। क्या देता है? संकेत देता है। तो ये देखो, पुलिस की जब भी गाड़ी आती है वो सायरन बजता है। वो अपने लिए क्या है? एम्बुलेंस जब भी जाती है वो सायरन क्या है? संकेत ही तो है। वो ऐसे रोड पे चलती हुई गाड़ी का एग्जाम्पल पूछ लेगा। वो पूछ लेगा एक एम्बुलेंस में जो सायरन बजता है वो रोबोट करने के अनुसार कौन सा अधिगम है? अब कहेंगे यार रोड पर तो एम्बुलेंस घूमती है, अंडर रोबोट गिरने को क्या लेना देना है इससे? ऐसे पूछेगा एग्जामिनर पर्सन बना के, एकदम साधारण सी भाषा पूछेगा। भाई जो एम्बुलेंस में जो सायरन बजता है वो आपको क्या दे रहा है कि भाई आप साइड में हो जाओ, पीछे मरीज की गाड़ी आ रही है। तो संकेत ही तो है कि नहीं है वो, है ना? तो वो क्या दे रहा है? संकेत दे रहा है। क्या दे रहा है? गांव में पहले बसें चलती थी, वो हॉर्न बजाती थी, तो वो क्या देती थी? संकेत ही तो थी। तो ये देखा, ध्यान रखना, ये किसके सिद्धांत पे आधारित है? समझ में आ रही है बातें? देखो परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि रॉबर्ट केने ने कौन से प्रकार बताए, तो संकेत बताया। ये किसके सिद्धांत पे आधारित है? पावलो के सिद्धांत पे। क्यों आधारित है? क्योंकि पावलो का अधिगम को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। किसके माध्यम से? घंटी आते ही कुत्ते को क्या पता चल जाता था? अब भोजन आने वाला है। जब भी कोई ऐसा एग्जाम्पल दे देगा उसमें पहले संकेत होगा और उसके बाद में प्रतिक्रिया होती है। पहले क्या होगा भाई? आपने एम्बुलेंस का पहले सायरन सुना, वो घंटी सुनी, उसके बाद में तो आप साइड में हटोगे। तो पहले आपको कोई संकेत प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद में आप क्या करोगे? क्रिया करोगे। वो रेड लाइट क्या है? संकेत पहले आएगा, आप पहले रुक गए। ऐसे तो है नहीं कि आपने पहले रुक गए कि भाई अब रेड लाइट चार्ज दे। ऐसे नहीं। वो लाइट ग्रीन हो गई तो वो आपके लिए क्या है? संकेत ही तो है कि नहीं है? तो इसमें इतना ध्यान रखना, पहले आपको संकेत दिया जाता है और फिर आप क्या करते हो? क्रिया करते हो। क्या करते हो? अपन किसी की तरफ जा रहे थे, उसने पीछे मुड़ के थोड़ा सा स्माइल दी, वो क्या है? तभी तो अपन 3 किलोमीटर उसके पीछे चले गए। वो स्माइल नहीं देती तो जाते क्या? वो संकेत था। तब अपन क्या कर रहे हैं? पीछे पीछे क्रिया कर रहे हैं। आज तो ज्यादा ही कर रहा है क्रिया, है? इसको बहुत आनंद आ रहा है क्लास में। वहां पूरा मजा आ रहा है क्या? है? समझ में आ रहा है क्या? समझ का तो पता नहीं, तो आनंद पूरा ले रहा 2 दिन से, है? फीस वसूल कर लेगा पूरी, है? खूब मजा लेता। बढ़िया बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा है ये पूरी क्लास को एंजॉय करता है। जैसा ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है उसकी उत्तेजना ही हावी हो जाती है। बढ़िया बच्चा, अच्छा बच्चा। कहाँ से हो आप? प्रतापगढ़ से? प्रॉपर प्रतापगढ़ से? है? जालोट तहसील से? अच्छा, किस सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो? गुड। संकेत मिला क्या कोई? अरे वो वैसे बता रहा हूँ परीक्षा का। क्रिया शुरू हुई कि नहीं हुई? है? क्रिया चल रही है, संकेत नहीं आ रहा। ये तो सिद्धांत ही फेल करवाएगा तू। है? तो लिख लिए। ये किस सिद्धांत पे आधारित है? पावलो के सिद्धांत पे आधारित है। दूसरा लिखो। इसमें एक लाइन और लिख लो नोट लगा के। ये सबसे निम्न स्तर का है, सबसे निम्न या कमजोर है, सबसे बेकार इसी को माना जाता है। एक, हाँ सर।
नहीं तो खड़ी होके करता हूँ मैं आपको 3 बजे। चलो मैं बाद में करता हूँ। ये क्या है? सबसे घटिया किस्म का है, सबसे कमजोर है। संकेत अधिगम को क्या नहीं माना जाता? अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि एक दिन पावलोग ने घंटी बजाई। क्या की? घंटी बजाई और भोजन दिए नहीं, कुत्ते ने क्या कर दी? लाल टपका दी कि नहीं टपका दी? तो अच्छी बात थोड़ी ना थी वो। अब वो हंसी, अपन 3 किलोमीटर चले थे, फिर पता चला वो तो अपनी शक्ल ही ऐसी थी, उसको देख के हंस रही थी। हैं? अपन उसको और कुछ ही समझ बैठे। तो वो चीजें क्या है? गलत है कि नहीं है? कई बार होता है, कई एम्बुलेंस वाले घर जल्दी जाना, मरीज नहीं तो भी वो हॉर्न बजाता ही जाई, है ना? कौन जाते क्या? इन चीजों का गलत फायदा भी उठाया जाता है। तो ये अच्छा नहीं होता। आज बच्चों का उठाया जाता है, बेचारों का। इनका संकेत मत माना करो, ये संकेत अच्छे नहीं हो। दूसरा लिखो, उद्दीपक अनुक्रिया। कौन सा है? उद्दीपक को देख के क्या करना? उद्दीपक समझते हो क्या होता है? क्या होता है उद्दीपक? उद्दीपक की कोई परिभाषा पूछ ले, उद्दीपक किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ना, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक होता है क्या है? हाँ, लक्ष्य होता है उसको पाने के लिए। जो क्रिया करते हैं वो क्या कहलाता है? उद्दीप वो क्या कहलाता है? उद्दीपक का मतलब होता है कोई वस्तु, कोई चीज आपके सामने पड़ी है या रख दी गई, वो इतनी पावरफुल है कि वो आपको क्रिया करने के लिए मजबूर कर देगी। कौन मजबूर कर रहा है? जो आपके सामने चीज है, जो वस्तु रखी हुई है, जो चीज आपको दिखाई जा रही है, वो उद्दीपक आपके लिए वो क्या है? उद्दीपक है। वो इतना पावरफुल है, वो इतना चमकीला है, वो आपको मोहित कर देगा क्रिया करने के लिए। वो क्या कहलाता है? क्या उद्दीपक क्रिया कौन करवाता है? उद्दीपक करवाता है। कौन करवाता है? उद्दीपक करवाता। आपकी जितना आपके सामने उद्दीपक ताकतवर होगा, उद्दीपक खूबसूरत होगा, उतनी ही आप क्रिया क्या करोगे? ज्यादा करोगे। उद्दीपक हमेशा कैसा होना चाहिए? चमकीला होना चाहिए, खूबसूरदार होना चाहिए, चमचमाता होना चाहिए। इसलिए देखा होगा, जब उसने प्रयोग किया था थोंडाइक ने, तो सामने मछली का टुकड़ा रखा था। वो मछली के टुकड़े से क्या आ रही थी? खुशबू आ रही थी। वो बिल्ली को प्रेरित कर रही थी, कर रही थी कि नहीं? वो उसकी खुशबू गंध आ रही थी, तो वो भूखी थी, उसकी भूख तड़पा और बढ़ रही थी। वो अगर मछली का टुकड़ा नहीं होता, रोटी रख देते, रोटी और मछली का टुकड़ा, बिल्ली के लिए कौन महत्वपूर्ण है? मछली का टुकड़ा। क्योंकि उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके लिए खूबसूरत है। आप बस में जाते हो कि नहीं जाते? जाते हो ना, पीछे वाली सीट पे कोई लड़की आके बैठ गई, करते हो कि नहीं करते? है? पापा जी कहता सामने देख। हाँ हाँ, क्या कर? वो मजबूर कर रही है आपको। आप चाहते हो पीछे कोई बूढ़ी आगे बैठ जा, चाहो देखोगे? बावड़ की बहुत 3 बार का, बेटा सुन, बेटा सुन, कट जांगो है चुप। तो वो उद्दीपक है। वो कौन है आपके लिए? वो आपको मजबूर कर रहा है। वो आपको क्या कर रहा है? वो है ही ऐसा, उसको देख के अपन पीछे मुड़े देखे बगैर नहीं रह सकते। तो आपके सामने क्रिया किसके कारण? उद्दीपक का मतलब समझ गए? आपसे क्रिया कौन करवाता है? उद्दीपक करवाएगा। तो उद्दीपक अनुक्रिया। दूसरा क्या बताया था इसने? कि आदमी जब भी सीखेगा तो वो पहले किसको देखेगा? कहते हो ना, पहले तो मैं ऐसा नहीं था, एक दिन तेरे को यूं ही चलते चलते देखा, पता नहीं मैं क्यों खो गया। अब वो थी ऐसी, तो अपन खो गए। वो अपने लिए क्या था? अपन नहीं चाहते थे क्रिया करना। अपन लाइब्रेरी में गए एक दिन, उसको देखा, फिर वही लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। अब घर जाने का मन नहीं कर रहा। किसके कारण कर रहे हैं अपन ये क्रिया? उद्दीपक क्या था? परफ्यूम लगाया हुआ था, खूबसूरत था, तो उद्दीपक। क्रिया कौन करवाता है? तो दूसरा कौन सा प्रकार बताया इसने?
ये कहता है कि जब भी आप सीखोगे तो किसके कारण सीखोगे? पहला क्या बताया था? संकेत के कारण। दूसरा किसके कारण? आप जो भी अनुक्रियाएं होंगी वो किसके कारण होगी? अनु उद्दीपक के कारण होगी। किसके कारण होगी? आपसे अनुक्रिया कौन करवाता है? उद्दीपक करवाता है। आप बस में बैठे हो, मैं मिल जाऊं, कह दूं भाई थोड़ा उधर सर, खिसकोगे क्या? सीट दोगे क्या? अभी तो जानते हो, नहीं जानते तो दे देते क्या? अरे कोई महिला आके कहे थोड़ा सा उधर खिसक, तो पूरी सीट ही दे दोगे? मैं तो रोक रखी तेरे लिए थी। वो कौन, किसके लिए रोकी? वो क्या है? उद्दीपक है। लिखो इस किसके सिद्धांत पे आधारित है? तो लिखो थॉर्नडाइक के सिद्धांत पे आधारित है। किसके सिद्धांत पे आधारित है? उद्दीपक कैसा होना चाहिए? खूबसूरत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इसीलिए देखा होगा कोचिंग वाले बाहर किन को बैठाते हैं? समझ गए ना? तब आप अंदर आते हो, पूछते हो कहीं का बैच चल रहा है। वो प्यार से बोलती है मे आई हेल्प यू। आधे तो वहीं फीस दे जाते हैं। लो तुम एडमिशन कर दे, कल देखेंगे क्या होता है कि नहीं होता है ना? उद्दीपक हमेशा क्या होना चाहिए? खूबसूरत होना चाहिए। देखा क्या किसी कोचिंग के बाहर कोई लड़के को बैठा रखा है? सुगला सा लड़का बैठा है, आप जा रहे हो, बदबू आ रही है। ए बैग कहाँ से है ना? आप जा रहे हो, दो दिख रही है, फिर अंदर एक और दिख रही है। कहते ठीक है यार, कोचिंग तो अच्छी है ना? और बाहर इसीलिए शीशे लगा रखे हैं इन्होंने बाहर, कि ताकि उद्दीपक बाहर से दिखे, है ना? हाँ, तो ये क्या होता है? उद्दीपक अनुक्रिया होते किस कैसे होते हैं? उद्दीपक खूबसूरत होगा तो क्रिया ऑटोमेटिक होगी। ये लड़के जब बाइक चलाते हैं, देखा हो ये गर्ल्स स्कूल के आगे से गुजरते हैं, तो ये बाइक ऑटोमेटिक ही पता नहीं वो कैसे रेस लगती है। ये ऑटोमेटिक ही लगती है कि नहीं लगती? ये क्रियाएं करते हैं, किसके कारण करते हैं? उद्दीपक के कारण करते हैं। किसके कारण? तेरे समझ में आ गया ना उद्दीपक क्या होता है? किसी के और क्या है ना है ना? तो लिखो ये किसके सिद्धांत पे आधारित है? थॉर्नडाइक के। क्योंकि थॉर्नडाइक किससे देख के क्रिया करवा रहा है? वो उद्दीपक दिखाता है। कौन दिखाता है? वो अपने सिद्धांत में आगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत पढ़ाएंगे तो पूरा सिद्धांत कि वो कैसे भी क्रिया करता है। तीसरा लिखो, लिखो श्रृंखला अधिगम। तीसरा प्रकार कौन सा बताया? श्रृंखला को मतलब जानोगे? चेनिंग। चैन जानोगे? सांकड़ जानोगे? चैन होती है ना जो अपन गले में पहनते हैं, भैंस जिससे बांधते हैं, वो क्या होती है? चैन दी तो होती है। सांकड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? सांकड़ी बोलते हैं। वो चैन ही तो होती है, वो श्रृंखला ही तो होती है। वो कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अगर उनमें से एक कड़ी को खत्म कर दी तो है? तो ये कहते हैं कि श्रृंखला जो चेनिंग होती है, वो एक अधिगम दूसरे अधिगम से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। वो चेनिंग होता है। श्रृंखला मतलब धीरे धीरे होता है। श्रृंखला देखो, वो कड़ी ऐसे ही तो बनाई जाती है, ऐसे ही तो होती है वो चैन, है ना? एक के बाद एक के बाद एक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई होती है ना? तो जो अधिगम होता है सीखना, वो कैसे होता है? श्रृंखला में होता है। चीजें जब आप सीखते हो तो उनको टुकड़ों में बांट देते हो, उनको धीरे धीरे सीखते हो, तो ये क्या कहलाता है? श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम का प्रयोग किसने किया था? तो स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर का जो सिद्धांत है वो इसी पे आधारित है। तो लिखो ये स्किनर के सिद्धांत पे आधारित है। किसके सिद्धांत पे आधारित है? श्रृंखला का मतलब जानते हो?
समझ गए कि चीजें आपको जब धीरे धीरे याद आती। श्रृंखला अधिगम में एक प्रयोग किया गया था, स्किनर ने बताया था कि एक परीक्षा में आया हुआ पर्सन भी है, ये रीट में आया था, 2018 में आया था, कैसे आया था कि एक बच्ची जब कॉलेज से अपने घर आती है तो अपने जैकेट को उतार के फेंक देती है। जैकेट को क्या करती है? फेंक देती है। उसकी मम्मा कहती है कि ना बेटा जैकेट को फेंकना नहीं है, वहां सामने जो खूंटी लगी हुई है जो वहां पे टांग दे। तो वो बच्ची पहले दिन आती है, मम्मा के कहने पे वो बाद में दोबारा टांग देती है। दूसरे दिन वो वापस आती है और उसने जैकेट फेंक दिया, और फिर थोड़ी देर बाद में उसको याद आती है यार मम्मा डांटेगी, तो फेंकने के बाद उसको उठाती है और वहां दोबारा से रख देती है। तीसरे दिन वो कॉलेज में आती है और वो वापस उधर ही जाती है, और वो जब जैकेट फेंकने लगती है तब उसके याद आता है कि यार मम्मा डांटेगी, तो वो फेंकती नहीं है, वो उसको वहां टांग देती है। चौथे दिन वो जैसे आती है अंदर घुसती है कमरे में, उसको याद, और एक दिन उसको जब घर में घुसते ही उसके याद आता है मुझे जैकेट क्या करना है, यहाँ टांगना है। तो वो क्या होता है? श्रृंखला। आप जब घर में जाते हो, मम्मी जूती पहन के जाती है, मम्मी डांटती है कि दोबारा जूते पहन के कमरे में मत आना, तो तीसरे दिन आप घुसोगे अंदर, फिर याद आएगा, वापस बाहर भागोगे, चौथे दिन अंदर जाओगे, फिर पांचवें दिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस कमरे में घुसने से पहले ही जूते क्या कर दोगे? बाहर निकाल दो। वो श्रृंखला है। वो कैसा है? एक चीज आपको एक दिन में याद नहीं हो रही, धीरे धीरे आपकी चीजें क्या हो रही हैं? याद हो रही है। वो कौन सा अधिगम है? श्रृंखला अधिगम है। कौन सा अधिगम है? तो तीसरा प्रकार किसने, कौन सा बताया था इसने? श्रृंखला बताया था। कौन सा बताया था? चौथा लिखो। शाब्दिक। कौन सा अधिगम? शाब्दिक का मतलब जानते हो? नाम से पता चल गया, शब्दों के माध्यम से सीखना। किसके माध्यम से सीखना? शब्दों के माध्यम से। कैसे सीखा जाएगा? सीखा जा सकता है कि कोई चीज, आपको किसी को कोई चीज बतानी है तो आप किसके माध्यम से बताओगे? बता सकते नहीं? कई होते नहीं है जो लैला मजनू होते हैं, धोखा खा के फिर वो शायर बन जाते हैं, है ना? तो वो आप किसी को कविता गा के, शायरी के माध्यम से, और पहले अपन अच्छे थे, अपनी जिंदगी में कोई आया धोखा दे गया, अपन शायर बन गए। वो कौन सा अधिगम है? पहले अपन गणित पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे हैं? शायरियां गा रहे हैं, कविताएं गा रहे हैं। तो वो कौन सा होता है? शाब्दिक अधिगम। तो शाब्दिक अधिगम में एग्जाम्पल लिखो तो लिख लो, इसमें लिख लो थोड़ा सा, शब्दों के माध्यम से सीखना। किसके माध्यम से सीखना? समझ में आ रही है ये चीजें? ऊपर की तो कौन जा रही है ना, कि केलपड़ हो रहे हो जिंदगी में यार, आराम जिंदगी चाल रही, कठू आई आ चैन एर सरंकलार है। ये तो कौन लाग रहे हो ने? कट संकेत हो रहे हैं, कट क्यों हो रहा है, कट बिल्ली आगिर, कहाँ अच्छी जिंदगी चल रही थी अपनी, है? किसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है? लिखो इसमें एग्जाम्पल लिखो तो, कविता, गायन, शायरी। कविता किसका उदाहरण है? शाब्दिक अधिगम का ही तो उदाहरण है। गायन किसका उदाहरण है? शाब्दिक का है। शायरी किसका उदाहरण है? शाब्दिक का। आगे लिख लो, बहुविभेदीकरण। कौन सा? बहुविभेदीकरण। बहुविभेदीकरण का मतलब जान गए? मतलब बहुत सारे उद्दीपक आपके सामने होंगे। कितने उद्दीपक होंगे? बहुत सारे उद्दीपकों में से आप उन उद्दीपकों में क्या कर देना? विभेद कर देना। क्या कर देना? अंतर करके सीख जाना। कैसे करके सीख जाना? आप दुकान में गए, एक बुक डिपो पे गए, और वहां जाके कहा भाई साहब साइकोलॉजी की किताबें दिखाओ, और उसने 10-15 किताबें आपके सामने ला के रख दी। 10-15 किताबें रखता कि नहीं रखता? अब उनमें से आप कौन सी लोगे? अब अच्छी कैसे लगेगी?
बाहर से देखेंगे कम रेट कौन सी की है, ये ठीक है पतली सी है थोड़ी, इसको पढ़ लेते। नहीं, आप उन बहुत से उद्दीपकों में क्या करोगे, विभेद करोगे, क्या करोगे, अंतर करोगे और फिर चीजों को सीखोगे, तो वो क्या कहलाता है, बहुत सारे उद्दीपकों में से आप अंतर कर जाना। भाई आपके सामने उद्दीपक क्या है, एक से ज्यादा है, अभी भर्तियां चल रही हैं, सेकंड ग्रेड की चल रही है, एसआई की चल रही है, और भी भर्तियां चल रही हैं, तो आपके सामने नौकरी लगने के उद्दीपक क्या है, इनमें से आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो इनमें से आप एक उद्दीपक को चॉइस किया है, अब इन चीजों में क्या किया है, अंतर की करते हुए आप चीजों को सीख रहे हो, ये क्या कहलाता है। तो लिखो इसमें, उद्दीपकों में अंतर करते हुए सीख जाना, उद्दीपकों में अंतर करते हुए सीखना। अंतर करते हुए, समझ में आ गया कि आपके सामने उद्दीपक बहुत से हैं, जैसे आप परीक्षा की फॉर्म भरते हो, अभी परीक्षाएं बहुत सारी परीक्षाएं चल रही, आप जिस दिन यहाँ आए थे तो आपके सामने कितनी सारी कोचिंगों का ऑप्शन था, आपके सामने कितने सारे गुरुजियों का ऑप्शन था, तो इन चीजों में आप अंतर करते हुए सही चीज पे पहुंचते हो, वो क्या कहलाता है, बहुविभेदीकरण कहलाता। और अगला लिख लो, संपर्ते, छठा कौन सा हो गया, संपर्ते अधिगम। संपर्ते का मतलब समझ गए, संपर्त्य का मतलब होता है जब किसी चीज का अपन बारे में जानकारी होती है या किसी चीज का अपन अध्ययन करते हैं, तो उसकी इमेज अपने दिमाग में एक इमेज बन जाती है, क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। और वो इमेज किस आधार पे बनती है, वो उस आदमी या उस वस्तु के गुणों के आधार पे उसकी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। जैसे आप किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है आपको, और उसके गुण के आधार पे आप अपने दिमाग में उसकी क्या कर लेते हो, एक इमेज बना लेते हो। जैसे मैंने कहा ऊंचाई, अब ऊंचाई देते ही आपके दिमाग में किसकी फोटो आई, पहाड़ की आई, कोई पहाड़ दिखा होगा, कोई पर्वत दिखा होगा, तो वो पहाड़ की गुण क्या है, पहाड़ का गुण ऊंचाई तो है। अब ऐसा तो नहीं मैंने ऊंचाई बताई और थारे कोई खाडो याद आ गया है, ऐसा है कि कोई नीचे कोई डूंगो सो कुएं की फोटो बन गई हो। तो जब भी अपन किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी चीज के बारे में अपन जानते हैं, तो उसकी एक इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, उसकी दिमाग में एक फोटो सी बन जाती है, उसकी क्या बन जाती है, एक फोटो बन जाती है, एक संपर्त्य बन जाता है आपके दिमाग में। वो संपर्त्य किसके माध्यम से बनता है, उसके गुणों के आधार पे बनता है, किसके आधार पे बनता है। जैसे जब भी कभी आपको मेरा नाम लेंगे तो आपके दिमाग में साइकोलॉजी की फोटो बनेगी, कि वो तो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं यार, वो तो साइकोलॉजी के गुरुजी हैं। कभी आप मेरा नाम लेते आपके जोग्राफी याद आएगी क्या, नहीं आएगी। जब भी आपको मेरा कोई भी आदमी आपको नाम लेगा, आपको ये पावलो, थॉर्नडाइक, ये स्किनर चलते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये मेरी इमेज बना लिया आपने, संपर्त्य बना लिया, किसके आधार पे, जो विषय में पढ़ा रहा हूं इसके आधार पे मेरा संपर्त्य बना लिया, इमेज बना ली, एक फोटो बना ली। ज्योग्राफी वाले गुरुजी जब भी आप पढ़ाते हैं आपको, तो वो उनके दिमाग में, आपको दिमाग में क्या बन गई, एक संपर्त्य बन गया कि नहीं बन गया, कि ये आएंगे नदी पढ़ाएंगे, नाले पढ़ाएंगे, कभी पहाड़ दिखाएंगे। अब वो क्लास में घुसते आपके थोंडाई की याद आया क्या, कि भाई साहब थोंडाई क्या कहेगा, थोंडाई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसकी आपने एक इमेज बना ली है, क्या बना लिया, संपर्त्य बना लिया, क्या बना लिया। वो किस आधार पे बनते हैं, गुणों के आधार पे कैसे बनते हैं। देखो मैं बताऊं, एक दोस्त था मेरा, उसने मुझे धोखा दे दिया, बहुत गद्दार था। आपके दिमाग में कोई फोटो आई कि, आप वाले की आई कि नहीं आई, जिसने आपको धोखा दिया, आई कि नहीं। एक दोस्त था, उसने मेरे पैसे खा गए, अब आपके 2,000 खा के भाग गया, उसकी फोटो आ रही कि नहीं, वो उसके क्या है, गुण है, उसके क्या है। मैंने कहा हमारे गांव में एक लड़का बहुत अच्छा पढ़ता था, बहुत दयालु लड़का था, बहुत ईमानदार लड़का था। आपके दिमाग में फोटो आ रही कि नहीं आ रही किसी की, वो किसके आधार पे आ रही है, गुणों के आधार पे। कभी ऐसा है कि मैंने दालू कहा और आपको खुद की फोटो दिखने लग गई,
ये फोटो किसके आधार पे बनती है? गुणों के आधार पे बनती है। किसके आधार पे बनती है? जब कभी कोई आदमी आपको कोई कहानियां सुनाता है, तब देखो ना, एक मार मैं भी बताऊं, रुक एक मैं सुनाऊं तने भाई जी, एक इश्यो वो भी हो, है ना, तब आपको वो आप वाला याद आता है कि नहीं आता? वो किसके आधार पे आता है? गुणों के आधार पे। और जब भी कोई आदमी आपको किसी आदमी की कहानी सुनाता है, तब आपके दिमाग में दो कहानियां चलती हैं, क्योंकि उसके गुणों के आधार पे आपके दिमाग में भी क्या बन गया? संप्रत्यय बन गया। तो संप्रत्यय समझ में आ गया? तो लिख लो इसमें। किसी व्यक्ति या वस्तु की, किसी व्यक्ति या वस्तु की, कोई व्यक्ति या वस्तु है, उसके गुणों के आधार पे उसके गुणों के आधार पे मस्तिष्क में इमेज बनना या फोटो बनना, किसके आधार पे बनना? किसके आधार पे बनेगी इमेज? गुणों के आधार पे। किसके आधार पे? गुण मतलब समझ गए? आपको कोई कहते ठंडा लाना, तो आप क्या समझोगे? पानी या दूध या छाछ, यही तो ठंडी होती है। अब टेबल थोड़ी ना ठंडी होगी। आपको कोई ठंडा लाए तो आपके दिमाग में टेबल की फोटो बनेगी क्या? या तो दिमाग में पानी आएगा, या क्या आएगा? कोल्ड ड्रिंक का, हाँ, कोल्ड ड्रिंक में है क्या? पानी ही तो है। आपने नाम निकाल दिया उसका ठंडा, और वो है तो ठंडा ही। तो आपके किसके आधार पे इमेज बन रही है? आपने घर पे कह दिया कहाँ थे, कल कोचिंग में थे। अब कोचिंग में क्या कर रहे हो? घर वालों के दिमाग में क्या इमेज बनी? बच्चा क्या कर रहा है? ये कोचिंग का गुण है। भले आप क्या कर रहे हो वो तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन घर वालों के दिमाग में फोटो किसकी बनेगी? आप बाजार कह दो कि कहा हो, घर बाजार में हो, तो पिताजी तुरंत क्या कहेगा? क्यों खराब हो तो हांडे? कहेंगे ही नहीं, क्यों घूम तो हांडे, क्यों जिंदगी खराब करें? भले ही आप अच्छे काम के लिए आए होंगे, लेकिन पिता के दिमाग में इमेज क्या बनी? कि बाजार में गया तो घूमने ही गया होगा, भले ही आप किताब लाने आए होंगे। तो ये समझ में आ गया संप्रति, कि किसी भी आदमी की इमेज, जैसे गुंडा, मैंने गुंडा नाम लिया तो थारो कोई दोस्त है एक गुंडा टाइप को, तो भी की फोटो आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये किसके आधार पे? तो ये छठा कौन सा बताया था? और लास्ट लिख लो, सिद्धांत अधिगम। सातवां कौन सा हो गया? सिद्धांत। ये इसी को कहते हैं नियम। सिद्धांत या नियम अधिगम। सिद्धांत का मतलब जानते हो? जब किसी चीज को अपन सीखते हैं, तो सीखने के उसके क्या होते हैं? नियम होते हैं, उसके सिद्धांत होते हैं। जैसे आप गणित सीखते हो, गणित के क्या होते हैं? नियम होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। अगर उन नियमों का आप पालन नहीं करोगे तो आप सीख जाओगे क्या? नहीं सीख जाओगे। आप शिक्षण विद्या सीखते हो, आगमन से निगमन, निगमन से आगमन विधि, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से, ये क्या है? सारे नियम है। ये क्या है? नियम। तो जब भी आप किसी चीज को सीखते हो, तो आप नियमों के आधार पे सीखते हो। किसके आधार पे? उसी को क्या कहते हैं? सिद्धांत अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? कई आदमी नहीं कहते कि ये मैंने मेरा सिद्धांत बना लिया, ये हमारा सिद्धांत है। सिद्धांत क्या? उसने नियम बना लिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरी सैद्धांतिक चीज है। मतलब उसने नियम बना लिया, जिंदगी में कभी झूठ है नहीं बोलना। आपको पढ़ना है, ये अपने सिद्धांत में कर लिया, ये आपने क्या बना लिया? नियम बना लिया। तो आप इनको फॉलो करोगे, ये तोड़ोगे नहीं। एक आदमी का सिद्धांत है कि वो सुबह उठता है, जानवरों को दाना डालता है, उसके सिद्धांतिक जीवन में है। तो उसने क्या कर लिया? वो नियम बना लिया। जहां कई चीज आपके जीवन में आपने सैद्धांतिक बना ली, वही आपके जीवन का क्या बन जाएगा? नियम। जहां आप नियमों से सीखते हो, उसको क्या कहते हैं? सिद्धांत अधिगम कहते हैं। और लास्ट और आठवां लिख लो, अंतिम कौन सा है? समस्या समाधान।
कौन सा है? और यही तो चाहते हैं अपन। भाई लास्ट तो चाहते क्या है? समाधान ही तो चाहते हैं। अपनी जिंदगी क्या है? है। हाँ सही कह रहे हैं, जिंदगी समस्या ही है। नौकरी नहीं लगेंगे, ये क्या है? और उसका क्या चाह रहे हैं अपन? अब ये समाधान कहाँ से आएगा? नौकरी कैसे लगोगे? ये ऊपर 7 बताए थे। चाहे संकेत से सीखो, चाहे उद्दीपक से सीखो, चाहे श्रृंखला से सीखो, चाहे शाब्दिक सीखो, चाहे बहुविभेदीकरण सीखो, चाहे संपर्ते बना के सीखो, चाहे सैद्धांतिक सीखो, उन सब से सीखते हैं अपने समस्या का अपन क्या कर लेते हैं? समाधान करना सीख जाते हैं। वही क्या कहलाता है? समस्या समाधान है। और सबसे श्रेष्ठ अधिगम कौन सा होता है? समस्या समाधान है। कौन सा है? अपन समस्याओं को जांचते हुए उसका समाधान पे पहुंचते हैं, ये क्या कहलाता है? तो लिखो, समस्याओं का पता लगाते हुए समस्याओं का पता लगाते हुए समाधान निकालना। क्या करते हुए? समस्याओं का पता लगाते हुए समाधान निकालना क्या कहलाता है? समस्या समाधान। और ये सबसे श्रेष्ठ होता है, तो लिख लो इसमें नोट लगा के, ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार होता है। सबसे अच्छा प्रकार भी कौन सा होता है? सबसे कमजोर कौन सा होता है? कितने बताए थे रॉबर्ट गेने ने? पहला कौन सा बताया था? संकेत। संकेत क्या कहता है? किसी भी चीज को अपन इशारों में, संकेतों में सीखते हैं। किसके सिद्धांत पे आधारित है? दूसरा क्या बताया था? उद्दीपक। आदमी उद्दीपक को देख के सीखता है। किसको देख के सीखता है? आदमी नहीं सीख रहा तो उसको उद्दीपक दिखाया जाए। क्या दिखाया जाए? उद्दीपक। तीसरा कौन सा बताया? श्रृंखला का मतलब चेनिंग में सीखना, चीजों को धीरे धीरे सीखना, चीजों को क्रमिक सीखना। चौथा कौन सा बताया था? शब्दों के माध्यम से। पांचवा कौन सा बताया? मतलब बहुत से उद्दीपकों में से, बहुत सी चीजों में से, बहुत सी वस्तुओं में से आप अंतर करते हुए चीजों को क्या कर लेना? सीख लेना। अगला कौन सा था? संपर्क मतलब होता है गुणों के आधार पे जब भी अपन किसी चीज को सीखते ने जाते हैं तो उसकी इमेज अपने दिमाग में बन जाती है। क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। एक दोस्त आपको मिला, एक आदमी आपके जिंदगी में आया पहली बार, उसका नाम देखा आपने, उसकी फोटो देखी और वो आपके पैसे खा के भाग गया, भले वो कितना ही अच्छा आदमी होगा, लेकिन जब भी उसका नाम आएगा आपके दिमाग में इमेज क्या बनेगी? चोर की बनेगी। संप्रत्य का मतलब होता है जिस चीज को अपन सीखते हैं उसकी एक इमेज बन जाती है अपने दिमाग में, और वो इमेज किस आधार पे बनती है? गुणों के आधार पे बनती है। और अगला कौन सा था? सैद्धांतिक था। सैद्धांतिक का मतलब होता है चीजों को जब अपन सीखते हैं तो नियमों के आधार पे सीखते हैं। और लास्ट कौन सा था? समय। भाई जब अपन किसी चीज के सीखने जाते हैं तो अपने सामने क्या आती है? और उस समस्या का जो समाधान कर देते हैं वो क्या कहलाता है? और सर्वश्रेष्ठ भी कौन सा है? आ रहे समझ में आ रही हैं क्या ये चीजें? अरे आ रही हैं क्या? ठीक है तो